बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 उसका अक्टूबर नवंबर 2020 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि 2021 और के जो पेपर्स हैं और 2020 मई जून का जो पेपर है ये सब कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिलेंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा मटेरियल है, इसको ज़रूर जाकर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 भी रिकॉर्डेड है इसका ऑलरेडी। हम आज अपने लेक्चर का स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन से रिलेट्स करता है। डेप्रिसिएशन में क्या कहता है देखते हैं। कहता है खालिद रन ए बिजनेस, खालिद एक बिजनेस रन करता है। इज नॉन करंट एसेट्स विद ए टोटल वैल्यू ऑफ 200,000 consist of a motor vehicle and a machine with a life expectancy of 5 years। के लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है मोटर व्हीकल की और मशीन की वो 5 years है। He anticipates that the machine will make products at a steady rate during that period। के मशीन जो है वो स्टडी रेट का मकसद है कि उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो यूनिफॉर्म होगी, कि जो यूनिट्स वो प्रोड्यूस करेगी फर्स्ट ईयर में वही यूनिट्स वो प्रोड्यूस करेगी 5th ईयर के अंदर। तो दैट इज़ द पॉइंट। मोटर व्हीकल आपको पता है कि मोटर व्हीकल जो है वो नॉर्मली क्या होता है, जितनी भी व्हीकल्स होती हैं ये अपनी जो साल का जो शुरू स्टार्ट होता है ईयर्स का, उसके अंदर इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी होती है। जैसे जैसे लाइफ गुजरती है वैसे वैसे फिर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है और उसके बाद मेंटेनेंस पे ख़र्चा ज़्यादा होता है और इनकी परफॉर्मेंस वक्त के साथ साथ जो मोटर व्हीकल है वो कम हो जाती है। तो ये दो कंसेप्ट थे। उसके बाद हम आगे कहते हैं नंबर ए में कहता है स्टेट 3 मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विच मे बी यूज्ड बाय ए बिजनेस। कौन से 3 मेथड्स हैं जो बिज़नेस को यूज़ कर सकता है। तो देखिए नंबर फर्स्ट अगर हम देखें तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसे हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। ये जो मेथड है वो क्या होता है, इस मेथड के अंदर हमें ये पता चलता है कि शुरू के सालों के अंदर, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का जो फार्मूला होता है वो होता है बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन का जो रेट होता है, डेप्रिसिएशन की जो परसेंटेज होती है। बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू ये होती है कि जब किसी भी एसेट में से उसके एक्यूमुलेटेड या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो डेप्रिसिएशन हर साल हम निकालते हैं उसको जब एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है वो किसी एसेट में से उसकी कॉस्ट में से अगर माइनस करें तो बुक वैल्यू आती है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहता है कि जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो बुक वैल्यू के ऊपर अप्लाई करें। बुक वैल्यू का मकसद है कि बुक वैल्यू हर साल क्या होती है कि कम होती है। कोई एसेट्स आपने फॉर एग्जांपल $10,000 का ख़रीदा, उस पर 20% का जब आपने फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन निकाला तो वो 2,000 बनता है। नेक्स्ट ईयर जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 10,000 में से इस 2,000 को माइनस कर देंगे, बाकी 8,000 होगा और 8,000 का फिर 20% निकालेंगे। तो सो ऑन इसी तरीके से ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो इससे क्योंकि हर साल जो रिड्यूस्ड वैल्यू होती है उसके ऊपर आप रेट निकालते हैं। तो लॉजिक इसकी ये है कि साल के शुरू के अंदर जो डेप्रिसिएशन निकलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू के ऊपर आपने परसेंटेज अप्लाई करी है, तो शुरू के सालों में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा और ग्रेजुअली हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो कम होता चला जाएगा। तो एक मेथड डेप्रिसिएशन का ये होता है, ये अपने नाम से ही बता रहा है आपको, रिड्यूसिंग, डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। सेकंड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड जैसा कि अपने नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन का मकसद है कि हर साल यूनिफॉर्मिटी होगी कि जो डेप्रिसिएशन, और इसका फार्मूला ये होता है कि कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन परसेंटेज, कि कॉस्ट के ऊपर जो भी उसकी कॉस्ट है उस पर डेप्रिसिएशन के रेट को अप्लाई करते हैं। तो जब कॉस्ट पे आप, कॉस्ट तो चेंज हो ही नहीं रही है, कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन का रेट निकालेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि हर साल डेप्रिसिएशन सेम आएगा। जैसे हम अपनी एग्जांपल दें, जो सवाल है हमारा, बल्कि इस सवाल के अंदर उसने हमें बताया कि जो मशीन है उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो एट ए स्टडी रेट होगी। स्टडी रेट का मकसद क्या हुआ कि हर साल जैसे मैंने बताया प्रोडक्शन एक रहेगी। तो जब प्रोडक्शन एक रहेगी हर साल तो इसका मकसद है फिर स्ट्रेट लाइन मेथड उसके लिए बेहतर रहेगा। अगर हम मशीन की मोटर व्हीकल की बात करें, जैसे अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं कि मोटर व्हीकल साल के जो शुरू हैं
जो शुरू के ईयर्स होंगे उसमें मोटर व्हीकल की परफॉर्मेंस बेहतर होगी और ग्रेजुअली उसकी परफॉर्मेंस कम होगी और मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ती रहेगी। तो इसका मकसद है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है वो मोटर व्हीकल के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि शुरू के सालों में डेप्रिसिएशन ज़्यादा निकलेगा और जैसे जैसे इसकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी वैसे वैसे डेप्रिसिएशन भी कम होता चला जाएगा। तीसरा मेथड जो होता है हम रिवैल्यूएशन मेथड भी कह सकते हैं। रिवैल्यूएशन मेथड का मकसद ये होता है कि जो स्मॉल आइटम्स होते हैं लाइक टूल्स हो गए आपके, तो उनके लिए ये करते हैं कि नॉर्मली हम रिवैल्यूएशन मेथड यूज़ करते हैं क्योंकि स्मॉल वैल्यू होती है उनकी। तो उसमें साल के शुरू के अंदर जो रिवैल्यूएशन जो भी, और ये नॉर्मली ये टूट फूट भी होती है, कुछ टूल्स जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ आप फेंक देते हैं। तो रिवैल्यूएशन मेथड सिंपल होता है कि जो ओपनिंग के अंदर कॉस्ट है उसमें से एंडिंग की कॉस्ट को आप माइनस कर दें, जो भी डिफरेंस आता है उसको फिर डेप्रिसिएशन आप निकाल लें। ओपनिंग के अंदर अगर मज़ीद आपने टूल्स वगैरह ख़रीदे हैं, कुछ इस किस्म के स्मॉल एसेट्स जो होते हैं, स्मॉल जिनकी वैल्यू होती है, तो उसको प्लस कर दें। ओपनिंग के अंदर प्लस करें परचेजेस जो आपने करी है, एडिशन जो आपका हुआ है, और उसमें से फिर एंडिंग बैलेंस को माइनस कर दें। तो रिवैल्यूएशन मेथड के तहत डेप्रिसिएशन निकल आता है। मशीन प्रोडक्शन मेथड भी होता है कि यूनिट्स जो मशीन यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड भी होता है कि जो यूनिट्स आप बना रहे हैं उसको आप देख लें, जितने यूनिट्स बनाए हैं उसके ऊपर मशीन की लाइफ अगर यूनिट्स के अंदर दी हुई है तो हर साल जितने यूनिट्स बना रहे हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल लें। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या रिवैल्यूएशन मेथड, ये बल्कि और इन तीनों को अगर आप ले लें तो उसने पूछा भी आपसे तीन ही है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया और रिवैल्यूएशन मेथड हो गया। ये तीन मैंने आपको समझाए। आगे कहता है कि एडवाइस खालिद विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी यूज फॉर ईच एसेट्स, के हर एसेट्स के लिए कौन सा मेथड बेहतर रहेगा। अभी हम डिस्कशन करके आ रहे हैं कि मोटर व्हीकल के लिए रिड्यूसिंग हो गया आपका, और मशीन जो है क्योंकि स्टेडी रेट से है तो स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। तो ये देख लेते हैं मोटर व्हीकल के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। क्यों है? द एसेट्स लूजेस वैल्यू मोर क्विकली एट द बिगिनिंग ऑफ इट्स लाइफ, देयरफॉर मोर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द अर्ली ईयर्स, के शुरू के सालों में डेप्रिसिएशन आप ज़्यादा चार्ज करेंगे। मोर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड इन लेटर ईयर्स, सो लेस डेप्रिसिएशन। जो मैं भी आपको समझा के आ रहा था कि शुरू के सालों में क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी है तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा निकलेगा और बाद में उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी, तो लेस डेप्रिसिएशन सुइटेबल है। मशीन जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। द एसेट लूजेस वैल्यू एट ए स्टेडी रेट, जो हम बात कर रहे हैं सवाल में उसने दिया था। स्टेडी रेट का मकसद है यूनिफॉर्मिटी है प्रोडक्शन के अंदर, द सेम बेनिफिट इज रिसीव्ड ओवर द लाइफ, सो इक्वल डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन अकॉर्डेंस विद द एक्रूवल कंसेप्ट। एक्रूवल कंसेप्ट भी यही कहता है कि स्प्रेडिंग द कॉस्ट ओवर द यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ, के एक्रूवल करें कि कंसेप्ट मैचिंग प्रिंसिपल्स है कि आप मैच कर रहे हैं रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ। तो इसलिए मशीन जो है उसके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड समझता है, क्योंकि इसने सवाल के अंदर स्टेडी रेट जो आपको दिया वहाँ से आपने इसको पकड़ा। अगर वो स्टेडी रेट ना देता तो फिर हो सकता है आप कहते हैं कि मशीन शुरू के सालों में मशीन की प्रोडक्शन ज़्यादा है और बाद में कम है, तो यहाँ भी फिर हम स्ट्रेट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को ही अप्लाई करते हैं। इस स्टेडी रेट की वजह से हम स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करेंगे। तो कंसेप्चुअली उसने ये कहा, सी में कहता है स्टेट विच अकाउंटिंग कंसेप्ट खालिद डिड नॉट अप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनारियोज़, के ये डिफरेंट सिनारियोज़ दिए हुए हैं, इसमें कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, उनकी अप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए थी। इसने जो काम करे हैं उसमें ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहे हैं। लेट्स सी क्या होते हैं। नंबर ए में सिनारियो 1 में कहता है खालिद यूज़ द बिजनेस बैंक अकाउंट टू पे फॉर ए डिपॉजिट फॉर ए फैमिली हॉलीडे। कहता है खालिद यूज़ द बिजनेस बैंक अकाउंट टू पे फॉर ए डिपॉजिट फॉर ए फैमिली हॉलीडे, दिस वाज ट्रीटेड एज ए बिजनेस एक्सपेंस। इसको बिजनेस एक्सपेंस जो है उसने ट्रीट किया और बिजनेस बैंक अकाउंट को इस्तेमाल किया उसने फैमिली हॉलीडे के लिए। फॉर ए डिपॉजिट फॉर ए फैमिली हॉलीडे, अब ये देखिए फैमिली हॉलीडे खालिद क्योंकि खुद ऑनर है इस बिज़नेस का, उसकी जो फैमिली है उसकी हॉलीडे के लिए वो बिज़नेस बैंक अकाउंट को इस्तेमाल कर रहा है, और बिज़नेस में रिकॉर्डिंग भी बिज़नेस एक्सपेंस के तहत हो रही है। एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है, उसे बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं।
जो बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको ये बताता है कि सेपरेट द बिजनेस विद द ऑनर, कि ऑनर जो है वो अलग है और बिज़नेस अलग है। ऑनर के जितनी भी पर्सनल एक्सपेंडिचर हैं वो ड्राइंग में रिकॉर्ड होंगे ताकि पता चले कि इसने क्या करा है, और बिज़नेस एक्सपेंसेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे जो प्योरली बिज़नेस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि हम जब अकाउंटिंग कर रहे होते हैं अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो अपने आप को ऑनर समझना शुरू कर देते हैं। व्हेन एवर यू आर डूइंग अकाउंटिंग, थिंक अबाउट योर सेल्फ एज एन अकाउंटेंट, नॉट एज ए ऑनर। ऑनर के तरीके से कभी नहीं कीजिएगा। जब भी आप अकाउंटिंग करें तो अकाउंटेंट बनकर सोचिएगा, तो आपको सवालात करने में भी आसानी रहेगी एंड इंशाल्लाह आप सही तरीके से समझ सकते हैं। एज एन अकाउंटेंट ट्रीट करें अपने आप को। जब भी आप कोई सवाल कर रहे हो कि यार हुआ क्या है बिज़नेस में, हाउ विल आई रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन, मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगा इसको, तो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग योर सेल्फ एज ए ऑनर ऑफ द बिजनेस, देन यू मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक जो यहाँ हो रही है। तो बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट एक बड़ा पावरफुल किस्म का कंसेप्ट है जो आपको बताता है कि आप अपने आप को सेपरेट रखें, बिज़नेस को सेपरेट रखें ऑनर के साथ। तो पहला कंसेप्ट इसने वायलेट ये किया। नंबर 2 में कहता है स्टेपलर फॉर $10 के स्टेपलर जो था $10 का था, पेड बाय खालिद आउट ऑफ द बिजनेस बैंक अकाउंट। बिजनेस बैंक अकाउंट से उसने इसकी पेमेंट करी। वॉज एडिड टू द बिजनेस ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट बैलेंस, उसको ऐड कर दिया ले जाके उसने बिजनेस ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट के अंदर। देखिए ऑफिस इक्विपमेंट में कंप्यूटर है या इस किस्म की जो फोटोस्टेट मशीन हो गई जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब ये स्टेपलर जो है वो $10 का है। नॉर्मली ये कंसेप्ट होता है अकाउंटिंग का, उसे कहते हैं मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या होता है वो आपको बताता है कि मटेरियल वो चीज़ होती है जो डिसीज़न मेकिंग के अंदर जिसकी कोई इम्पोर्टेंस हो, कि हर वो चीज़ जो आपके डिसीज़न को इफ़ेक्ट कर सकती है, तो उसको फिर आप मटेरियलिटी में शुमार करके फिर उसकी ट्रीटमेंट मटेरियलिटी के हिसाब से करते हैं। स्टेपलर हो गई, स्टेशनरी के जो आइटम्स हो गए, ये डे इन डे आउट आप इसे बिज़नेस में यूज़ कर रहे होते हैं। अगर इसे ऑफिस इक्विपमेंट आप ट्रीट करके और फिर इसका डेप्रिसिएशन भी आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू $10 की है। डजंट मेक सेंस कि आप इसको एज ए नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करें। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर आपको मिलता है। तो स्टेपलर तो आज है, कल हो सकता है टूट जाए, परसों, मतलब इसकी लाइफ भी इतनी नहीं होती। यूज़ के साथ आप इसको ले लेते हैं, वैल्यू भी इसकी ज़्यादा नहीं है। अब इस पर डेप्रिसिएशन निकालना डजंट मेक सेंस। इसका अमाउंट बताता है कि ये कोई मटेरियल अमाउंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ मटेरियलिटी के कंसेप्ट को वायलेट किया है नंबर 2 के अंदर। मटेरियलिटी। और नंबर 3 के अंदर ये कहता है खालिद बिकेम अवेयर दैट ए कस्टमर ओइंग $1,500 वाज बैंकरप्ट, कि एक कस्टमर जिसको $1,500 की पेमेंट करनी थी वो बैंकरप्ट हो गया। ही टुक नो एक्शन, उसने कोई एक्शन नहीं लिया व्हेन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा था। ठीक है, प्रूडेंस कंसेप्ट है, प्रूडेंस हो गए। इसके अलावा मैचिंग प्रिंसिपल भी है आपका। मैचिंग प्रिंसिपल ये है कि इस साल जो रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं उसके एक्सपेंसेस भी इस साल जो हुए हैं वो फिर रिकॉर्ड होने चाहिए। कस्टमर को हमने क्रेडिट पे माल बेचा होगा, हम रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेंस एक तरीके से बैड डेट्स एक्सपेंस, इर्रिकवरेबल डेट्स जिसे हम कहते हैं, ये इर्रिकवरेबल डेट्स में आता है। तो इर्रिकवरेबल डेट्स का मकसद है कि रेवेन्यू तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, वो बैंकरप्ट हो गया, उसका इर्रिकवरेबल डेट्स एज एन एक्सपेंस आप इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है। प्रूडेंस आपसे क्या कहती है? प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि इफ़ यू फोरसी कि यार कोई लॉस होने वाला है और एक्सपेक्टेड लॉस है तो फिर उसे आपको रिकॉर्ड करना चाहिए कि फ्यूचर में आपको एकदम जो है शौक ना लगे। आपके जो एक्सपेंसेस हैं जो इस साल से रिलेट करते हैं, वेदर वो एक्चुअली हो गए हैं या आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये एक्सपेंस होंगे और इसका ताल्लुक इस साल से है, करंट ईयर से है, तो उसे रिकॉर्ड होना चाहिए। तो यहाँ नंबर 3 जो है उसमें प्रूडेंस और मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो वायलेट हुआ है। अच्छा, मैचिंग प्रूडेंस के ऊपर ये क्योंकि प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स की बात है तो उस पर मैं आपको बताऊँ कराची से कि अगर आपके प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स और इरिकवरेबल डेट्स के कंसेप्ट आपके अच्छे नहीं हैं
और टाइम कम है और आपको बिल्कुल समझना है, तो कुछ इररिकवरेबल डेट्स का एक फ़ोल्डर मिलेगा आपको कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे। उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया है, डेबिट बैलेंस होगा तो ट्रीटमेंट क्या होगी, क्रेडिट बैलेंस होगा तो ट्रीटमेंट क्या होगी, अगर एजिंग हमें दी हुई है तो फिर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें बहुत डिटेल्स हैं, अगर वो जाके कुछ लेक्चर्स हैं अगर आप देख लें तो टेक माई वर्ड्स आपको इंशाल्लाह एग्ज़ाम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड यू विल बी एबल टू डू एनी क्वेश्चन रिलेट्स टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स इजीली। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर देखें जाके। तो सिनारियो पहले के अंदर देखें बिजनेस एंटिटी जो मैं आपको समझा के आ रहा हूँ, सेकंड के अंदर मटेरियलिटी हो गया और थर्ड में प्रूडेंस और मैचिंग जिसे एक्रूवल्स भी कहते हैं आप, ये वाला कंसेप्ट जो है आपका वायलेट हुआ है यहाँ पे। नंबर डी के अंदर आते हैं, डी में कहता है स्टेट द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पस बयान करें। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप क्यों बनाते हैं, यू वुड लाइक टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस कि यार बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या हुई, वेदर बिजनेस इज मेकिंग लॉस और बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट बना रहा है, लॉस बना रहा है। अनलेस यू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 1 ईयर, आप बाई एनुअली भी करते हैं, क्वार्टरली भी कर लेते हैं, तो फॉर ए सर्टेन पीरियड जब आप ये एस्टिमेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, देन यू सी के यार इस पीरियड में बिजनेस का क्या हुआ। देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग विद द प्रीवियस पीरियड, के प्रीवियस पीरियड से आप फिर कंपेयर करते हैं कि यार बिजनेस प्रीवियस ईयर के मुकाबले में उसकी क्या पोजीशन है। इसी तरीके से अगर ये इनकम आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो दूसरे साइज़ के आपके साइज़ के जो बिज़नेस हैं उसके मुकाबले में आपको पता चलेगा कि आपका बिज़नेस कहाँ जा रहा है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो बनाते हैं वो आपको आपके एसेट्स और इक्विटीज़ की पोजीशन बताता है कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर एक्सपेंशन डू यू हैव द राइट फंड, और आपकी लिक्विडिटी क्या है, आर यू एबल टू पे, आई मीन टू से योर करंट लाइबिलिटीज़ टाइमली, आपकी जो लोन है क्या आप उन्हें पे कर सकते हैं। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ना बनाएं तो आपको अपने लिक्विडिटी का पता नहीं चलेगा कि यार मेरी लिक्विडिटी क्या है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने पढ़ा होगा कि जहां लिंकेजेस करते हैं हम डिफरेंट जो अकाउंट्स दिए हुए होते हैं और उन लिंकेजेस की मदद से, रिलेशनशिप की मदद से भी इवेल्युएट द बिज़नेस के बिज़नेस क्या हो रहा है। करंट एसेट्स, करंट लिक्विडिटी रेशो हो गई आपकी, वहाँ आप देखते हैं एसेट्स टर्नओवर के, एसेट्स टर्नओवर कितना है, कितना रेवेन्यू वो जनरेट कर रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर आपको बताती है और ये तमाम फिगर जो है मोरलेस आप अपनी इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ले रहे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट से या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टेट फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता चलती है एक सर्टेन पीरियड के ऊपर, आपको पता चलता है कि बिजनेस मेकिंग प्रॉफिट और लॉस इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप डिफरेंट तरीके से इवेल्युएट करते हैं बिज़नेस को अपने, कि आपके बिज़नेस की क्या डिफरेंट हिस्सों के अंदर पोजीशन है, लिक्विडिटी क्या है और रेवेन्यू की क्या पोजीशन है। तो ये, और दूसरी बात ये कि जो डिसीजन मेकिंग आप कर रहे होते हैं उसके लिए यू नीड सर्टेन इन्फॉर्मेशन। अगर आप डिसीज़न मेकिंग नहीं करेंगे तो बिज़नेस फिर कैसे रन करेगा आगे। वो जो इन्फॉर्मेशन है डिसीज़न मेकिंग की वो आती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बन रहे होते हैं वहाँ से आपके पास आती है। तो पर्पज़ इसका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि बिज़नेस कहाँ जा रहा है, बिज़नेस की पोजीशन क्या है, हमें जो फ़ैसले करने हैं, डिसीज़न करने हैं बिज़नेस से रिलेटेड, फ़ंड हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं है, हमें वो फ़ैसले, अब बिज़नेस का एक्सपेंशन करना है तो फिर हमारी क्या पोजीशन है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है। तो ये वाला पार्ट भी आपका हो गया। कहता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर्स अदर बिजनेसेस। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं और यहाँ आके आपका सवाल ख़त्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ख़त्म हुआ। होप आपकी समझ में आया होगा। डेप्रिसिएशन के प्रीवियस भी मैंने एस लेवल के अगर आपको देखने हो तो जैसे मैंने शुरू में बताया था प्रीवियस पेपर ज़रूर देखिएगा जाके। तो ये सवाल पहले भी आ चुका है, आपको हेल्प आउट होगा। हो सकता है यहीं से ही आपका पेपर का जो आप इंशाल्लाह करने जा रहे हैं वो सवालात इसी में से बन जाएँ। तो टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।